चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। स्वागत है आपका द अनुप्रिया शो में। 12 दिसंबर 2019 ये वो तारीख है जिस दिन एक एक्ट बिल बना। हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन बिल की, CAB। 9 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वीकृति के बाद ये बिल लागू कर दिया गया है। क्या है ये बिल, जिसके कारण जब ये बिल संसद में भी पारित हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इस पर विरोध जाहिर किया था। आखिर ऐसा क्या इस बिल में है जिसकी वजह से इतने सारे दंगे, इतने सारे बड़े पैमाने पे पूरे देश में विरोध होने लगे। ये बिल ये बताता है कि 2014 से पहले जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी और जो 2014 के बाद आए हैं उनको अपने देश, अपने वतन लौटना पड़ेगा। और अफगानिस्तान में रहने वाले लोग ये वो लोग हैं जो लोग 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं, ये शरणार्थी, इन लोगों को नागरिकता मिलेगी और उसके बाद जो लोग बसे हुए हैं उन लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। पर इस बिल को लेकर के इतने बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, इतने बड़े पैमाने पे विरोध हुआ कि वो विरोध दंगे का रूप ले लिया। हम बात करेंगे उन दंगों की जो जामिया और JNU की नींव तक हिला करके रख दिया था जिसने, उन दंगों के बारे में। लेकिन उसके पहले एक और टॉपिक है जो NRC है। आखिर कैब के साथ NRC इस तरह से जुड़ा हुआ है कि हम NRC को चाह के भी नहीं ऐसा हो सकता है कि हम लोग बात ना करें। बेसिकली NRC था क्या? NRC ये बांग्लादेश में से जो घुसपैठी हमारे भारत में घुसे थे उन लोगों को हटाने के लिए ये लागू कराया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि NRC इस वक्त आसाम में लागू है, बाकी पूरे देश में ये चीज़ लागू नहीं है। हमारे कैब को लेकर के जो CAA एक्ट है उसको लेकर के पूरे भारत में विवाद छिड़ा हुआ है, लेकिन असम के लोगों ने भी CAA पे विवाद खड़ा कर दिया है। उनका कहना यह है कि अगर CAA पास हो जाता है, कैब बिल अगर पास हो गया है तो इसके ज़रिए बहुत सारे प्रवासी लोग जो हैं वो लोग भारत का हिस्सा बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं JNU और जामिया कॉलेज में हुए उन दंगों का, जिन दंगे की वजह से जातिवाद, नस्लवाद, प्रशासन, पुलिस, शिक्षा सब चीज़ सवाल के घेरे में खड़ा हो गया है। JNU कैब प्रोटेस्ट करने के दौरान इतने बुरी तरीके से दंगे भड़के हैं वहाँ पे कि वहाँ पे कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं और लाठीचार्ज, पथराव करते हैं। इस लाठीचार्ज और पथराव में वहाँ के ना सिर्फ छात्र घायल होते हैं बल्कि वहाँ के शिक्षक भी घायल हैं। घायल होने की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वहाँ के कुछ शिक्षकों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और कुछ छात्र भी अस्पताल में भर्ती होते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह की विवाद पूर्वक टिप्पणी देकर के हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक ऐसी चिंगारी उठाई जिसमें आकर के राम भक्त गोपाल नाम का एक लड़का जामिया कॉलेज के गेट पे खड़ा होकर के हाथ में बंदूक लेकर के गोलियों की बौछार से न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार देता है। क्या ये जो घटना घटी थी, इस स्टेटमेंट के बाद, इस टिप्पणी के बाद उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन या सरकार अनुराग ठाकुर को देगा? क्या वो केंद्रीय मंत्री हैं, इस नाते वो इस जिम्मेवारी से, इस इल्ज़ाम से बच पाएंगे? हम दावा करते हैं कि इसका इल्ज़ाम वो अपने सर पे नहीं लेंगे, क्योंकि शायद यही प्रशासन है और ये वो लोग हैं जो लोग जामिया के गेट के आगे इस तरह की टिप्पणियां दे रहे थे और पुलिस वहीं खड़ी थी लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। हम बात कर रहे हैं जामिया और JNU में हुए उन दंगों की जो कैब को लेकर के था, जो नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के था। 3 कश्मीरियों पे, जो 3 जर्नलिस्ट हैं उन पे UAP की धारा लगाई गई है और उन पे कार्रवाई हो रही है, जिसमें मसरत ज़हरा अल जज़ीरा के लिए जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, आशिक पीरज़ादा जो द हिंदू में रिपोर्टर है और गौहर गिलानी ये भी रिपोर्टर हैं। ये 3 जर्नलिस्ट जिन पर UAP की धारा लगाई गई। पर सिलसिला यही नहीं रुका है। इसके बाद JNU और जामिया के स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो हैं उन पर भी UAP की धारा लगाई गई और उन पर भी कार्रवाई हुई, जिसमें से उमर खलीफ जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सफूरा जरगल जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं और पिंजड़ा तोड़ ग्रुप
मैं आपको बता दूं, पिंजरा तोड़ ग्रुप जो है जामिया का, ये एक महिलाओं द्वारा बना हुआ ग्रुप है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके मौलिक अधिकारों और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कार्य करती है। ये इस पिंजरा तोड़ जो ग्रुप है जामिया का, इस पे भी यूएपी की धारा लगाई गई है। तो आप बताइए कितना सही है जो लोग सीएए के प्रोटेस्ट के लिए जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं उन पर यूएपी की धारा लगाई गई, उन्हें कहीं ना कहीं आतंकवाद गिरोह से संबंधित बताया गया, आतंकवादी बताया गया। सीएए के प्रोटेस्ट के लिए चार्जशीट दाखिल की गई है। शायद कहीं ना कहीं वो सीएए के प्रोटेस्ट में शामिल थे, इस वजह से उनके ऊपर शायद चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट जिन वजहों से दाखिल की गई है वो सीएए नहीं है, बल्कि मुद्दा दूसरा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार की शायद मंशा है उन लोगों को गिरफ्त में लेने के लिए जो लोग सीएए प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल थे। हम बात कर रहे हैं डीएस बिंद्रा की। ये वही है जो शाहीन बाग में लंगर खिलाते थे और लंगर खिला करके वो ये बोलते थे कि ये किसी राजनीतिक कार्य का उद्देश्य नहीं है हमारा, बल्कि मेरे जो धर्मगुरु हैं उनका आदेश मैं पालन कर रहा हूँ। डीएस बिंद्रा पे खून का इल्ज़ाम लगा है, हत्या का इल्ज़ाम लगा है रतन लाल का, और उन पे कार्रवाई हो रही है, चार्जशीट दाखिल की गई है। हम जो दूसरा नाम लेने वाले हैं वो है योगेंद्र यादव जी का। योगेंद्र यादव जी स्वराज जैसे संस्था के ओनर हैं, वो ये संस्था चलाते हैं, और इस तरह के एक्टिविस्ट जो होते हैं उन पे इस तरह का चार्जशीट दाखिल करना, यूएपी जैसी धारा लगा करके स्टूडेंट एक्टिविस्ट पे कार्रवाई करना, क्या सरकार सीएए को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके जातिवाद, धर्मवाद, नस्लवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है? क्या जेएनयू के जो दरवाजे पे पुलिस खड़े थे, जो पथराव हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, और लोग जो इस तरह के गंदे गंदे नारे लगाएं, वहाँ के स्टूडेंट सबके साथ भी छेड़छाड़ की गई, इस तरह की अमानवीय घटनाएं जो थी हमारी, क्यों वहाँ की पुलिस और वहाँ का प्रशासन उस समय चुप था जब ये सब चीज़ हो रहा था? तो एक लड़का जो जामिया के गेट पे खड़ा होकर के गोली चला रहा है और न जाने कितने मासूमों की जान ले रहा है, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो पाई, वो भी निकल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीएए के आड़ में सरकार इस समय कहीं ना कहीं एक नया राजनीतिक खेल खेल रहा है, या फिर एक जो स्वतंत्र भारत और प्रभुता और अखंडता की बात जो भारत करता है वो कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं अनुप्रिया। कल रात फिर से मुलाकात होगी आप सबसे रात 8 बजे। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।